आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कल यानी गुरुवार को पहले चरण का मतदान होना है। 18,000 से ज्यादा पुलिस और जवानों की तैनाती रहने वाली है। कल सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रथम चरण के लिए 1,531 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। 533 अति संवेदनशील बूथों की श्रेणी में है जहां पर प्रथम चरण का मतदान होगा। बता दें कि 28 जुलाई को दूसरे चरण का भी मतदान होगा और 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी, यानी नतीजे आएंगे। तो कल पहले चरण का मतदान है। 18,000 से ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती यहां पर है और 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान है। तो गांवों में किसकी सरकार होगी, पंचायत चुनाव को लेकर चूंकि एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार कल वो समय होने वाला है जब लोग वोट करने के लिए निकलेंगे और अपनी गांव की सरकार चुनेंगे। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यहां पर बात करें तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे से पूरे बूथों को और आसपास के इलाके को लैस कर दिया गया है, जिसके जरिए नजर रखी जा सके और शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराया जा सके। तो प्रथम चरण के लिए 1,531 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। 533 अति संवेदनशील बूथों पर प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है। 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा तो 31 जुलाई को मतगणना होने वाली है। तो ये तीन तस्वीरें हैं आपके सामने, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल की तस्वीरें हैं। बता दें कि ये तीन अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां पर कल यानी प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है। अल्मोड़ा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता कर दी गई है और जो दरअसल दूर दराज से पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुकी है। बागेश्वर की बात करें तो यहाँ भी लगातार सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनको प्रेस ब्रीफिंग के जरिए निर्देशित किया जा रहा है और चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर उनकी तैनाती की गई है। नैनीताल की बात करें तो यहां भी तैयारी पूरी हो चुकी है, चूंकि कल पहले चरण का मतदान होना है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, कल गांव की सरकार चुनने का अवसर है और पहला चरण कल मतदान का होने वाला है। कितनी तैयारी अभी जमीनी स्तर पर नजर आ रही है, चूंकि कई पोलिंग पार्टियां जो हैं जो दूर दराज इलाकों से पहुंच रही हैं अपने अपने गंतव्यों तक, वो भी रवाना हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये कल पहले चरण का मतदान है और उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और चूंकि मानसून भी है तो चुनौती भी बहुत है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं उनको जो डेंजर जोन है, जो बहुत मानसून की आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील स्थान है, तो वहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है और किसी भी तरह से कोई विघ्न मतदान में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त फोर्स, पर्याप्त कर्मचारी वहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल होने का दावा किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पहले अपनी तैयारियों की जानकारी दे चुका है। पीएचक्यू स्तर से भी आईजी लैंड ऑर्डर ने इस बात को बताया है कि हमने कितनी फोर्स वहाँ पर लगा दी है। तो अलग अलग स्थानों पर कितनी फोर्स है, तो ये पहले चरण का मतदान होगा। जिस तरह से आज बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है कि कल अगर बारिश जारी रहती है तो मतदान में थोड़ा विघ्न हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कर ली है। अगर किसी गाँव में किसी पोलिंग बूथ पर अगर मानसून की वजह से कोई मतदान होने में विघ्न पड़ता है तो उसको बाई इलेक्शन कराया जाएगा दूसरे फेज के मतदान के साथ साथ। तो ऐसी तैयारी कर ली गई और डीएम की रिपोर्ट आएगी और फिलहाल तैयारी पूरी है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। जितने भी चुनाव प्रेक्षक हैं वो सब फील्ड में अपने अपने जिलों में जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लगी है वहाँ वो पहुँच चुके हैं और अब कल मतदान होने की तैयारी है। कल मतपेटियों में बहुत सारे 17,000 से 17,500 से ज़्यादा प्रत्याशियों का भविष्य कैद हो जाएगा। जी बिल्कुल, चूंकि एक बारिश तो बहुत बड़ी वजह सामने निकल कर आ पा रही है, लेकिन इसके अलावा संवेदनशील बूथों की बात कर ले 1500 से अधिक इनकी संख्या है। अति संवेदनशील बूथ भी 500 से अधिक है। तो वहां पर क्या बाकी जगहों के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त रहने वाली है? देखिए, हाँ बिल्कुल, जो पिछली बार ऐसे तमाम बूथ अति संवेदनशील होते हैं जहाँ पिछले चुनाव में कोई झगड़ा हुआ हो या कोई उपद्रव हो गया हो, तो ऐसे बूथों की संख्या भी बड़ी है और वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेज लगाई गई हैं। और जैसे मैंने बताया कि इधर पीएसी है, आईआरबी है, इसके अलावा जो जितना भी पुलिस बल है, होमगार्ड है, पीआरडी के जवान हैं, सबको इलेक्शन ड्यूटी में उतार दिया गया है। शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम करने के लिए, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए तैयारी पूरी होने का दावा इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है
और पुलिस विभाग भी कर रहा है। लेकिन कल परीक्षा की घड़ी है और कल इस परीक्षा में कौन उत्तीर्ण होगा कौन नहीं, ये कल ही पता चलेगा जी। बिल्कुल, चूंकि देखिए एक लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर पंचायत चुनाव कब हो। हमने ये भी देखा जब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, बारिश को लेकर भी लोग सबसे ज्यादा चिंतित थे कि आखिर बारिश में चुनाव कैसे संपन्न कराया जाएगा। लेकिन आखिरकार उन मतदाताओं की भी अब बारी आ चुकी है और उन दावेदारों की भी अब किस्मत का फैसला जो होना है वो कल होगा, फिर दूसरे चरण में होगा और आखिरकार मतगणना होगी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि एक साल विलंब से यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, लोगों का दबाव था और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी मायूसी थी कि उन्हीं की सरकार में इतना डिले हो रहा है। तो चुनाव हुए भी, लेकिन चुनाव की तारीख और चूंकि मामला हाईकोर्ट में भी गया तो हाईकोर्ट में हलफनामा देना पड़ा सरकार को कि हम जुलाई में चुनाव करा लेंगे। तो जुलाई में चुनाव कराने का मतलब है चूँकि मानसून की चुनौतियों से भी आपको रूबरू होना है। तो वही है, चुनाव में विलंब तो हो ही चुका है और उसकी वो बात पुरानी भी हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश भी हैं, सरकार की तैयारी भी है, लेकिन मानसून की भी अपनी तैयारी है। कल मानसून किस तरह का रहता है, कहाँ कहाँ बारिश होती है, क्या सफलतापूर्वक पहले चरण का जो मतदान है वो संपन्न होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा जी। बिल्कुल। और चलिए देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का मामला है, एसआईटी को सौंपी गई मामले की जांच, भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सीएम धामी ने भी इस पर बड़ा बयान दिया। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप घोटाले का ये पूरा मामला है जहां पर एसआईटी को मामले की जांच पड़ताल सौंप दी गई है। सीएम धामी ने भी कहा कि मामले में किसी भी हाल में कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का ये पूरा मामला, एसआईटी को अब मामले की जांच सौंप दी गई है। एसआईटी का गठन हुआ जिसके बाद अब मामले की जितनी भी जांच पड़ताल की जिम्मेदारी होगी वो अब एसआईटी की होगी। सीएम धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे और देखना होगा किस तरीके से एसआईटी जांच पड़ताल करती है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का मामला, एसआईटी को अब जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिल्कुल, देखिए चूँकि ये एक मामला पिछले 3-4 महीने पुराना है और इसमें जांच अभी चल रही है और ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक भारत सरकार का होता है जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अधीन होता है। तो उसमें सभी तरह की छात्रवृत्तियाँ होती हैं और उन छात्रवृत्तियों को कहाँ कहाँ जाना है ये सब उसमें अपलोड होता है। उसमें अलग अलग विंडो होती हैं, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जो ओबीसी छात्रों के लिए, SC ST छात्रों के लिए, तमाम लोगों के लिए वो सब चीज़ें होती हैं। उसमें किसी राज्य ने शिकायत की थी तो फिर भारत सरकार के आदेश पर सभी राज्यों ने जांच कराई। तो उत्तराखंड सरकार ने भी 2 महीने पहले इसकी जांच कराई और जांच में 70 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो हैं उनकी संख्या 70-72 थी, उनमें सभी में जांच पाई गई, जांच हुई और जांच में 17 ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिनमें 1 करोड़ रुपए के आसपास की छात्रवृत्ति का घोटाला सामने आया। इसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि रुद्रप्रयाग जैसी केदार बाबा की जो भूमि है वहाँ वसु केदार में एक संस्कृत विद्यालय के नाम से एक शिक्षण संस्थान चल रहा था। उनको चलाने वाले नसीरुद्दीन थे। नसीरुद्दीन नाम का व्यक्ति उस स्कूल का संचालन कर रहा था। नाम संस्कृत विद्यालय था और उसमें जितने भी बच्चे अल्पसंख्यक के थे, जो मुस्लिम बच्चे थे, वो सब 24 परगना बंगाल के थे। इसी तरह से किच्छा में एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल के नाम से एक स्कूल चल रहा था और उसका जो संचालक था मोहम्मद अतीक और शफीक थे और उसमें भी बिहार, उड़ीसा और बंगाल के बच्चों को रजिस्टर्ड करके छात्रवृत्ति उनको बांट दी गई। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है और चूंकि नाम तो संविधान सबको अधिकार देता है अपने शिक्षण संस्थान का, कोई भी नाम किसी भी तरह से रख सकता है, लेकिन ऐसा प्राय देखा गया है कि मतलब ऐसा प्राय देखने में मिलता नहीं है कि कोई मुस्लिम युवक संस्कृत विद्यालय के नाम से कोई ऐसा कोई शिक्षण संस्थान चला रहा हो। 2 तरह की चीज़ें इसमें अब 2 तरह के एंगल हो गए हैं। सीधा एक छात्रवृत्ति का घोटाला है और दूसरा इसको जो फर्जीवाड़ा है इंस्टीट्यूट का, नामों को छदम नाम से संचालित करने का। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि एसआईटी किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती है। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। ये अन्य स्थानों पर भी जो है लोग रहकर जो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है और जो संस्थान है नहीं, ऐसे ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जहाँ हमने अभी
प्रस्तावित की है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।